सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 नवंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका की नई चाल बना न्यू गजा प्लान। अरब ममालिक परेशान, कहा फलस्तीन का वजूद खत्म नहीं होने देंगे। अपनी साख बेहतर करने के लिए इसराइल ने बनाई खतरनाक प्रोपेगेंडा मुहिम। करोड़ों डॉलर के इस कैंपेन की तफसील जानकर हैरान रह जाएंगे आप। यमन ने CIA और मोसाद के जासूसी सिस्टम को नाकाम बनाने का किया दावा। सऊदी अरब पर भी हूथीज का इल्जाम। और ईरान रूस के बीच चली दोस्ती की रेल। मॉस्को से पहली फ्लाइट ट्रेन माल लेकर पहुंची तेहरान। ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें इससे कहीं ज्यादा होंगी और अहम खबरें हैं। यमन की हूथी मूवमेंट ने दावा किया है कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के खिलाफ उसे एक बड़ी कामयाबी मिली है। यमन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऐसे खुफिया जासूसी नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया है जिसके तार अमेरिका की CIA, इसराइल की मोसाद और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे। ये कहा गया है हूथीज की तरफ से। यमन की हूथी लीडरशिप का कहना है कि ये जॉइंट जासूसी सेंटर सऊदी अरब में कायम था, जहां से मुख्तलिफ छोटे ग्रुप्स को डायरेक्शन दिया जाता था कि फलानी जगह ऐसा करो, वहां जाकर ऐसा करो। उन ग्रुप्स को लेटेस्ट जासूसी इक्विपमेंट्स फराहम किए गए थे ताकि वो यमन के अंदर फौजी, सिक्योरिटी और असलहा से मुतालिक मकामात के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। ये यमन के हूथी लीडरशिप की तरफ से जो बयान आए हैं, उनके बयान में जो दावे किए गए हैं उसके हवाले से मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। हूथीज के बयान में मजीद कहा गया कि नेटवर्क ने ऐसे ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया जिनके नतीजे में यमनी शहरियों की मौतें हुई। ये कार्रवाइयाँ अमेरिकी और इसराइली हमलों के दौरान घरों, बाजारों और पब्लिक प्लेसेस पर की गई। अगर यमन का ये दावा दुरुस्त है तो वाकई यमन ने अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्क के जासूसी नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है और ख़ुद को आने वाले दिनों में बड़ी तबाही और नुकसान से बचा लिया है। दरअसल यमन की हुकूमत गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ हमेशा खुलकर आवाज़ उठाती रही है। यमनी हूथीज की तरफ से इसराइल पर हमले भी किए गए, आप सब जानते हैं। यमनी हुकूमत जिस तरह फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत में हमले करती रही, उससे इसराइल और अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आने वाले दिनों में कोई ऐसे हमले ना हो सकें, इसको लेकर अमेरिका और इसराइल बड़े होशियार हैं और इसी को लेकर शायद उन्होंने ये नेटवर्क बनाया हो, जैसा कि यमन के हूथीज दावा कर रहे हैं। चूँकि सऊदी अरब और हूथीज के बीच भी दुश्मनी रही है, तो जाहिर है कि सऊदी अरब का भी इसमें गठजोड़ हो सकता है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन एक रिपोर्ट है जो आपके सामने रखते। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस शेर से गजा के जज्बात को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं खबर की जानिब, जिसे आप इस शेर से कनेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरब ममालिक ने अमेरिका की उस तजवीज़ को सख्ती से नकार दिया है जिसके तहत इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में एक नया तामीराती मंसूबा यानी न्यू गज़ा बनाया जाना है। यानी अमेरिका और इसराइल मिलकर एक बार फिर गज़ा पर कब्ज़ा जमाने की नीयत से कंस्ट्रक्शन के भेष में न्यू गज़ा नाम का शोशा लेकर आए हैं। ये सब नवंबर में हो रहा है। सोचिए, अभी तक तो गज़ा की मदद करने की बात हो रही थी और अब फिर से गज़ा को कब्जाने वाली बातें सामने आ गई हैं। अरब रहनुमाओं का कहना है कि ये मंसूबा दरअसल गजा की तकसीम है और इसराइली कब्जे को ताकत देने की नापाक कोशिश है। खबर के मुताबिक अमेरिका UNSC में एक ऐसा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। सुनिएगा, एक ऐसा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है UNSC में जो डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को आलमी कानून का दर्जा दे दे, जिससे होगा ये कि फ़लस्तीनियों के लिए बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी और फ़लस्तीन का मुद्दा तो ख़त्म हो जाएगा। अरब, मुस्लिम और यूरोपियन ममालिक का कहना है कि न्यू गजा मंसूबा दरअसल एक सियासी फरेब है जो इसराइली कब्जे को परमानेंट और फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने के लिए तैयार किया गया है। इस स्पेशल रिपोर्ट को सुनते रहिए आखिर तक, इसमें बहुत कुछ है सर। मिस्र ने ख़ास तौर पर रफ़ा में कंस्ट्रक्शन पर फिक्र जाहिर की है क्योंकि इससे फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उधर इसराइल के कट्टरपंथी लीडर्स पहले भी गजा रिविएरा नामी मंसूबा तजवीज़ पेश कर चुके हैं, जिसके तहत फ़लस्तीनियों को मिस्र में बसाने की बात कही गई थी। मिस्र, जॉर्डन, कतर और तुर्की अब यूनाइटेड नेशंस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अमेरिकी इक़दामात को रोकने के लिए फौरी किरदार अदा करे
क्योंकि ये न्यू गजा मंसूबा दरअसल एक तरह का नया कब्जा है और ये तामीर नौ के नाम पर, ये कंस्ट्रक्शन के नाम पर सियासी नक्शे की तब्दीली की कोशिश है। दोस्तों, हकीकत ये है कि इसराइल और अमेरिका गजा को दो हिस्सों में बांटकर एक ऐसा इलाका बनाना चाहते हैं जो देखने में तरक्की का शानदार नमूना हो, मगर असल में वो एक जेल होगा। खुशी की बात तो ये है, कह सकते हैं कि अरब दुनिया ने, मुस्लिम दुनिया ने, तुर्की जैसे मुस्लिम मुल्क ने भी इस पर सख्त एतराज़ जताकर ये साबित कर दिया है कि उनका ज़मीर अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, जिंदा है, सांसें ले रहा है। क्योंकि अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो ये सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे फ़लस्तीनी वजूद के ख़ात्मे की शुरुआत हो सकती है, और तब ये लोग अपना मुंह दिखाने के काबिल कहीं नहीं रहेंगे। ये बात वो भी जानते हैं। अब गजा के हालात पर वो रिपोर्ट सुन लीजिए जो रूह और जहन दोनों को छू कर जाती है। इसराइल की गजा पर मसल्लत जंग ने न सिर्फ पूरे के पूरे मोहल्ले मिटा दिए, हज़ारों ख़ानदानों को बेघर कर दिया और अस्पतालों को तबाह कर डाला, बल्कि अब तो ये तबाही उस ज़मीन और पानी तक पहुंच चुकी है जिस पर फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी का दारमदार टिका हुआ है। 4 हफ्ते से जारी जंगबंदी के बावजूद गजा में माहौलियाती बर्बादी की खौफनाक हकीकत अब सामने आ रही है। गजा के शेख रदवान इलाके में जहां कभी ज़िंदगी रवा दवा थी, अब सिर्फ खंडहर और गंदगी के ढेर हैं। यहाँ का बारिश का तालाब जो कभी पानी जमा करके उस पानी को समंदर तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था, अब कचरे और गंदे पानी से, कूड़े और गंदे पानी से भर चुका है। इसराइली बमबारी से पंपिंग स्टेशन तबाह हो गए हैं और बिजली के साथ ही सफाई का सिस्टम नाकारा हो चुका है। लोग दवाओं को तरस रहे हैं, जिंदगी मौत से गले मिल रही है। लोग बदबू, मच्छर और गंदगी के बीच बस अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन गिन रहे हैं। अब मौत आई कि तब मौत आई। दोस्तों, ज़रा सोचिएगा, जब आबो हवा में जहर भर जाए तो वहाँ ज़िंदगी कैसे पनप सकती है। हर सांस में धुआं है, हर सांस में बैक्टीरिया हैं, बीमारियां हैं और जहर है। अब बहुत ख़ास रिपोर्ट है, वो सुनिए। इसराइल की इमेज तबाह हो रही है और इसे बचाने के लिए नेतन्याहू ने करोड़ों डॉलर का शॉट खेला है। आइए इस इंटरेस्टिंग कोशिश को बेपर्दा करते हैं। इसराइली अखबार हारेट्स के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका में अपनी ख़राब होती साख बचाने के लिए करोड़ों डॉलर की डिजिटल मुहिम शुरू की है। ये मुहिम बड़ी चौंकाने वाली है सर। ये खबर लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कोई पहलू खो ना दीजिएगा। इस मुहिम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बोट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ईसाई चर्चों तक ऐसे इश्तिहार पहुंचाना शामिल है जिनसे लोग इसराइल के हक में बोलने लगे। इस सिलसिले में कुछ अहम मुआहदे डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर ब्रैड पार्सिकल और दीगर अमरीकी इश्तिहारी कंपनियों के साथ किए गए हैं। मकसद ये है कि अमेरिकी आवाम, ख़ास तौर पर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को इसराइल के हक में किया जाए। खबर है इसके लिए चैट GPT जैसे AI सिस्टम्स में भी इसराइल मुदाखलत कर रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मुल्क अपने प्रोपेगेंडा के लिए AI को इस्तेमाल कर रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि इस मंसूबे में एक सर्च एंड लैंग्वेज ऑपरेशन भी शामिल है जिसका मकसद सर्च रिजल्ट्स और AI वाले चैटबॉट्स जैसे चैट GPT और क्लॉड के जवाबों पर असर डालना है। हारेट्स अखबार के मुताबिक ये किसी मुल्क की जानिब से पहली कोशिश है कि वो AI सिस्टम के रिजल्ट में सियासी मुदाखलत करे। आप मांगेंगे कुछ, आएगा कुछ, आप पढ़कर समझेंगे, यही हकीकत है और इस हकीकत को बना रहा है इसराइल। ये नापाक मंसूबा यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि इसराइल मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों के चर्च में ऐसे इश्तिहार पहुंचाना चाहता है जिनमें बाइबल की रोशनी में ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि फ़लस्तीनी लोग हमास के साथी हैं और ईसाइयत के दुश्मन हैं, यानी ये उनके कत्ल को जायज़ ठहराने का मंसूबा। ये रिपोर्ट कह रही है, जो चाहे पढ़ सकता है, लिंक टाइप करके गूगल में। इस मुहिम के ज़रिए तकरीबन 80 लाख चर्च जाने वाले ईसाइयों और 40 लाख ईसाई स्टूडेंट्स तक पहुंचने का मंसूबा है। अभी और सुनिए दोस्तों,
इस मुहिम का सबसे बड़ा ड्रामाई हिस्सा एक वर्चुअल रियलिटी नुमाइश है, एक एग्जीबिशन, यानी एक ऐसी शॉर्ट फिल्म जो शहर शहर दिखाई जाएगी, जिसे द अक्टूबर 7 एक्सपीरियंस कहा जा रहा है। इसमें वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फिल्म हॉलीवुड के सेट डिजाइनर्स ने तैयार की है, जिससे लोग हमास के 7 अक्टूबर के हमले और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के मंजर VR स्क्रीन के जरिए, वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन्स के जरिए देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि किस तरह हमास ने इसराइलियों को कत्ल किया था 7 अक्टूबर के दिन। इसराइल का मकसद वाज़ेह है, वो लोगों को अपने हक में करने के लिए कुछ भी करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये मंसूबे इसराइल की नई किस्म की प्रोपेगेंडा पॉलिसी की अक्कासी करते हैं, जो जज्बाती असर, एल्गोरिथमिक इंटरफेयर और AI को मिलाकर आवामी सोच को मुतासिर करने की कोशिश है? लेकिन क्या नेतन्याहू गजा के 69,000 लोगों के कत्ल को भी इस फिल्म में दिखाएगा? क्या वो दिखाएगा कि उसके फौजियों ने एक छोटी सी बच्ची हिंद रजब को चारों तरफ से घेर कर कैसे उसके ऊपर सैकड़ों गोलियां बरसा दी, उसे भून डाला? क्या वो ये दिखाएगा कि उसके फौजी जेलों में फ़लस्तीनियों की जान कैसे लेते हैं और कैसे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं? क्या वो ये दिखाएगा कि उसने कैसे गजा के 17,000 छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया है? नहीं, वो कभी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये उसके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है। खुद की टांगें कौन नंगी करता है? दोस्तों, दरअसल इसराइल को इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेरिका में उसकी इमेज खराब होती जा रही है। गजा वॉर की वजह से अमरीकी आवाम में उसकी हिमायत में साफ तौर पर कमी आई है। खुद इसराइल के अंदर नई नस्ल अब इसराइल के खिलाफ या उसकी हुकूमत के खिलाफ बोलने लगी है। इसराइली हुकूमत को अमेरिका में अपनी खराब होती शबीह की फिक्र सता रही है, और ये सारा चंडू खाना उसी इमेज को बचाने की एक नाकाम एक्सरसाइज है। नाकाम इसलिए कि आदिल खान के पास बहुत सी डॉक्यूमेंट हैं, और आदिल खान एक जर्रा है, करोड़ों लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट हैं। आप व्यूअर्स के पास डॉक्यूमेंट हैं कि गजा में क्या हुआ, कैसे हुआ 2 साल तक, और आज भी क्या हो रहा है। इसे कोई भुला नहीं सकता। हमने हिटलर की कत्ल गारत को नहीं देखा था, हमने गजा में हुए कत्ल गारत को देखा है। हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। ईरान और रूस की दोस्ती की बात कर लेते हैं, जो अब रेल की पटरियों पर दौड़ रही है। जी हाँ, रूस से रवाना हुई पहली फ्रेट ट्रेन कल ईरान पहुंच गई, मालगाड़ी। ये कामयाबी ईरान, रूस और सेंट्रल एशियाई ममालिक के दरमियान रेल कनेक्शन को मजबूत करने के डायरेक्शन में एक अहम संग मील मानी जा रही है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक ट्रेन में 62 कंटेनर थे, जिनमें कागज़ और दीगर सामान ईरान और इराक के लिए रवाना किया गया था। ट्रेन ने 12 दिन का सफ़र तय किया। ये ट्रेन मॉस्को के शुमाल से रवाना होकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से गुजरती हुई ईरान में दाखिल हुई। माहिरीन का कहना है, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि तिजारत के नए दौर का आगाज़ है, जिससे ईरान को मजबूती मिलेगी। हालिया दिनों में ईरान और पाकिस्तान की कुर्बत बढ़ी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात गालिबाफ के 4 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के चौथे दिन हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान रीजनल सिक्योरिटी, सरहदी कॉपरेशन, इन समेत कई मामलों पर तफसीली बातचीत हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम मुआहदे भी तय पाए हैं। याद रहे दोस्तों कि इसी साल जून में जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फौजी हमला किया था, तो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जिसने खुलकर ईरान की हिमायत की थी और हमले की सख्त मजम्मत की थी। अब बात मिडिल ईस्ट से बाहर की, यूक्रेन और रूस से जुड़ी बड़ी खबर है। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में रूस के ताज़ा फ़ज़ाई और मिसाइल हमले में कम से कम 11 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब तकरीबन 4 साल से जारी जंग का कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकल सका है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी फ़ौज ने हवा, ज़मीन और समंदर से हमले किए। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है कि जो 2 ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे रूस ने, उनमें से 406 ड्रोन्स यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए।
इन हमलों का ज़्यादातर निशाना गैस और बिजली के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिसकी वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब यूक्रेन सर्दियों की आमद के साथ एनर्जी के बहरान का सामना कर रहा है। ऑलरेडी वहाँ पर क्राइसिस है एनर्जी का, बिजली आती जाती रह रही है और कई इलाकों में गुल रह रही है। रूस की जानिब से बुनियादी ढांचों पर बार बार हमले इस बात का सबूत हैं कि ये जंग अब सिर्फ फौजी नहीं बल्कि इंसानी बका की जंग बन चुकी है। यूक्रेन के लोग अंधेरों में डूबे हुए हैं और सियासी और सफारती सतह पर रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही। जंग के चौथे साल में दाखिल होने के बावजूद दोनों ममालिक का मौकिफ सख्त हो रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। और ये एक धमाकेदार खबर है। रूस अब न्यूक्लियर बम की टेस्ट की तैयारी कर रहा है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हुक्म के मुताबिक एक मुमकिना न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तजवीज़ तैयार की जा रही है। रूसी खबर रसा इदारे तास के यानी रूसी न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक ये काम प्रेसिडेंट पुतिन की 5 नवंबर की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के बाद शुरू हुआ है। लावरोव ने बताया कि जैसे ही नताइज सामने आएंगे आवाम को आगाह कर दिया जाएगा। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते अचानक ऐलान कर दिया कि अमेरिका अब 33 साल बाद दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करेगा। लावरोव के मुताबिक रूस को अभी तक वॉशिंगटन की जानिब से इस फैसले पर कोई वजाहत नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। कुछ बड़ी खबरें थी, हम जानते हैं बहुत सी खबरें रह जाती हैं, लेकिन हम कुछ बड़ी खबरें चुनते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।